नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। नेशनल शूटर तारा शाहदेव के लव जिहाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कानपुर में भी नेशनल लेवल की टेबल टेनिस खिलाड़ी के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामला बाबूपुरवा इलाके का है, जहां एक युवक राजा बनकर पहले नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में उसने फंसाया, फिर बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गया और घर पहुंचने पर छात्रा को जब सच मालूम हुआ, हकीकत पता चली कि जिसे वो राजा के नाम से जानती थी वो वसीम है। इस हकीकत को जानने के बाद छात्रा ने जब विरोध किया तो वसीम ने उसकी एक न सुनी और जबरन उसके साथ निकाह कर उसका नाम, जाति, धर्म सब बदलवा दिया। पीड़ित लड़की का यह भी आरोप है कि वो जब वसीम के घर पर थी तब वहां की हलचल और बातचीत से पता लगा कि वसीम और उसके परिजन इसी तरह से हिंदू लड़कियों को फांसते हैं और उन्हें बाहर बेच देते हैं। पीड़ित छात्रा कानपुर के किदवई नगर स्थित एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। 16 अगस्त को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, तभी ट्रेवल एजेंसी की प्राइवेट बस में कंडक्टर के पद पर तैनात वसीम ने अपना नाम राजा बताया था और इससे दोस्ती की थी। इसके बाद वो घर नहीं लौटी। घर न लौटने पर छात्रा के परिजनों ने 18 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके चलते पुलिस ने 26 अगस्त को छात्रा को खोजा और आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लड़की के घर वालों का कहना है कि अभी उन्हें न्याय नहीं मिला है और वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। हमारे साथ वो पीड़ित लड़की भी है जो लव जिहाद का शिकार हुई है, जो नेशनल लेवल टेबल टेनिस की खिलाड़ी है और उस लड़की के पिता ही हैं। ये खुद खोलेंगे ये राज, ये खुद बताएंगे पूरी दास्तां कि कैसे कानपुर में लव जिहाद चलाया जा रहा है। आप दोनों लोगों का स्वागत है। डरना नहीं है किसी से, खुलकर बोलना है। जो भी आपके साथ हुआ खुलकर बोलना है। क्या हुआ आपके साथ? 4-5 महीने पहले की बात है ये, जब हम लोग एनसीसी के कैंप में जाते थे। हाँ। तो हम लोग एक बस मंगाते थे, जिस बस में ये कंडक्टर था, तो इसने अपना नाम हमें राजा बताया था। तो वो बस, अच्छा, मुझसे पहले जो मेरी सीनियर्स थी वो भी वही बस मंगाती थी, तो इसलिए वही बस हम लोग मंगाते थे। तो जिस बस में ये कंडक्टर था तो इसने अपना नाम मुझे राजा बताया था और फिर उसी जरिए हम लोगों की बातचीत शुरू हुई थी। और 16 तारीख को इसका फोन आया था। तो 16 तारीख को जब इसका फोन आया तो इसने ये बोला कि बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जब हम बाहर आए, कहाँ से? घर से? जब अपने कॉलेज हम गए थे, तो कॉलेज से जब बाहर आए तो ये और इसकी बहन दोनों वहाँ मौजूद थे। अच्छा, इसकी बहन से मेरी पहले भी 2-3 बार बात हो चुकी थी। क्यों बात हुई थी? मतलब जैसे फोन उधर से आया था तो इसकी बहन ने फोन मिलाया था, तो मतलब ऐसे ही हमारे फोन पर आप लोगों की बातचीत होती फोन पर बातचीत। राजा की आपकी बातचीत होती थी फोन पर? नहीं, इससे इतनी नहीं, लेकिन इसकी बहन से मेरी बातचीत होती थी। तो आपकी जान पहचान का राजा था जी। बहन से कैसे फिर बातचीत होने लगी? नहीं, तो बात इसी ने मुझसे करवाई थी। क्यों? तो फिर हम लोग की बातचीत उसकी बहन से होती थी। 16 को जब इसका फोन आया था तो इसने मुझसे ये बोला कि बाहर आओ और मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो जब बाहर गए तो वहाँ ये और इसकी बहन दोनों मौजूद थे। हाँ। तो इसकी बहन से मेरी बातचीत होने लगी और इसकी बहन मुझे बातों बातों में अपने घर तक ले। तो जब मैं इसके घर गई तब वहाँ मुझे ये पता चला इनके रहन सहन से और आसपास के माहौल से कि ये लोग मुसलमान हैं। तो जब मैंने आने की वहाँ से कोशिश की, मैंने कहा कि तुम लोग मुसलमान हो और मुझसे तुम लोगों ने धोखा किया है, तो मैंने वहाँ से आने की कोशिश की तो इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती बंदी बना लिया और मुझे प्रताड़ित भी किया। और फिर उसके बाद 2 दिन इन लोगों ने वहीं पर हमें कैद कर रखा था। दिनांक 18 तारीख की बात है ये। तो इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे और मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी और बोला कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम लोग को जान से मार देंगे। तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया और मेरे हाथ में कैसे हुआ धर्म परिवर्तन? कैसे हुआ वो बताइए, कैसे प्रक्रिया हुई? वो धर्म परिवर्तन हुआ जब इन लोगों ने किसी काजी को बुलवाया था और मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने बुलवाया था उनको, उन्हीं के द्वारा धर्म परिवर्तन इन लोगों ने करवाया। और मेरे हाथ में कलावा और जो भी मेरा लॉकेट था वो सब फेंक दिया। इन लोगों ने मुझसे कहा कि अब हिंदुओं से जुड़ी कोई चीज तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। काजी साहब ने आपसे पूछा नहीं कि आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रही हैं कि जबरदस्ती कर रही हैं? कुछ पूछा नहीं आपसे? जी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने।
काजी साहब ने क्या कहा आपको? उन्होंने बस मुझसे खाली इतना बोला कि पहले जो तुम्हारा नाम था, जो धर्म था, वो तो तुम भूल जाओ, और अब जो धर्म है, जो नाम है, अब वही तुम्हारा नाम आगे तक चलेगा। तो और उसके बाद वो धर्म परिवर्तन करवाया। उसके बाद 18 तारीख को ही जबरदस्ती इन लोगों ने मेरा निकाह करवाया उनके साथ। और जब 18 तारीख को निकाह हुआ था हमारा, तो उसी बीच जब मुझे किसी तरीके से खोजबीन करने पर मेरा मोबाइल मुझे प्राप्त हुआ, तो तब मैंने अपने पापा को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि पापा मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद ही वह आ गया, और उस आने के बाद उसने मुझे प्रताड़ित किया और मुझसे मेरा फोन छीन लिया। उसके बाद उसने मेरे पहरा इतना और कड़ा कर दिया कि मैंने आने की इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए। उसके बाद 18 तारीख को, 19 तारीख को वो लोग मुझे वहाँ गंगा के किनारे सफेद वैन थी जिसके द्वारा वो लोग मुझे गंगा के किनारे लेकर गए थे, और वहां पर एक मकान बना हुआ था, वहीं पर मुझे उन लोगों ने रखा था। और उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे लगातार प्रताड़ित किया और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए थे। और 23 तारीख को वो लोग उसी सफेद वैन द्वारा मुझे कचहरी लेकर आए थे। तो उस वैन में लगभग 4 से 5 लोग मौजूद थे। जब और फिर बराबर वो लोग यही धमकी दे रहे थे कि अगर जैसा हम बोल रहे हैं तुमने वैसा नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे। तो और उनके पास कई तरीके के हथियार और भी बहुत से चीजें थी। तो वहां गए, तो वहां पर जब हम लोग का काम खत्म हुआ तो 23 तारीख को ही वो लोग हमें फिर से वहीं उसी जगह पर लेकर गए थे, और जबरदस्ती मुझे मांसाहारी भोजन का सेवन भी उन लोगों ने करवाया था। और उसके बाद दिनांक 26 को वो लोग आपको कचहरी क्यों ले आए थे? वो लोग कचहरी मुझे वो लोग इसलिए लेकर आए थे ताकि उनका जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके। जो कोर्ट में आपको पेश किया गया? आप गई? नहीं, मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। अच्छा, आप गाड़ी में ही बैठी रहे? हाँ, लेकिन कुछ कागजात थे जिस पर उन लोगों ने मेरे सिग्नेचर लिए थे। अच्छा, सिग्नेचर लिया, ये कागजात लेके अंदर चले गए, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस तक नहीं किया गया? जी नहीं। ये अपने आप में अजीबोगरीब खेल है। जरा देखिए न्यायपालिका में किस तरह से ये खेल चल रहा है। लड़की को कचहरी तक लाया गया, इसे कोर्ट में प्रोड्यूस तक नहीं किया गया, लेकिन इसके दस्तखत करा के कागजात जमा कर दिए गए। रजिस्ट्रार के यहाँ जमा हुए या फैमिली कोर्ट में? कुछ मालूम है आपको? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि मैं कौन से कागज थे आपको मालूम है? जी मुझे नहीं पता। बस आपके दस्तखत करवाए गए? जी। कागज में कुछ लिखा था, आपने पढ़ा नहीं, ऐसे ही कर दिया? नहीं, जैसे कि पहले भी हमने बताया कि वो लोग यही धमकी दे रहे थे, तो इतना प्रेशर उस समय मेरे ऊपर था कि मुझे उस कागज पर साइन करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था मेरे आगे, जिस वजह से मैंने उस पर साइन किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उन लोगों का काम वहाँ पर हो गया, तब 23 को वो लोग फिर से मुझे वहीं उसी जगह पर लेकर गए थे। और जब दिनांक 26 को वो लोग अब मुझे नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे थे। दिनांक 26 को मुझे वो झकरकटी बस स्टैंड जो है वहां पर मुझे उसी सफेद वैन द्वारा लाया गया था। तो सफेद वैन द्वारा मुझे जब वहां पर लाया गया, तो वो वैन जैसे ही हम लोग उस वैन से उतरे तो वहां पुलिस वाले पहले से मौजूद थे। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें पहले से मालूम था या क्या था, तो वो वहाँ पहले से मौजूद थे। तो जब वहाँ वो मौजूद थे, तो उन लोगों ने जब हम लोग को देखा, तो वो लोग फिर वहीं हम लोग को फिर पकड़कर वहां से थाने थे। थाने लाने के बाद ये प्रक्रिया हुई कि थाने में मेरे बयान और मेडिकल जो भी हुआ, तो फिर उस लड़के को उन लोगों ने कैद कर लिया है, मतलब। और थाने में आपने सच सच बता दिया क्या क्या हुआ आपके साथ? जी, थाने में मैंने सब कुछ सच सच बताया। तो वहां पर फिर उसके बाद उस लड़के को जेल भेज दिया गया। और जब मेरा मेडिकल हुआ था, उसके बाद मुझे वहाँ महिला जेल में भेजा गया था। उसके बाद जब मुझे वहाँ भेजा गया था, तो फिर 27 तारीख को सुबह हम लोग को कोर्ट ले जाया गया था। तो 27 तारीख को मेरा मजिस्ट्रेट के साथ बयान हुआ था, और फिर उन्होंने मुझे मेरे माँ बाप के सुपुर्द किया था। राजा के साथ इनकी पहले दोस्ती होती है। राजा ने धोखा दिया, राजा ने अपना नाम राजा बताया, उसका नाम वसीम था। क्या उसके घर का नाम भी राजा है, कुछ पता चला, या वाकई वसीम ही नाम है, राजा नाम है ही नहीं उसका? पहले ये क्लियर कीजिए, घर में उसका नाम राजा है? जी नहीं। कई लोग के नाम होते हैं ना, बाहर कुछ और होते हैं, घर में लोग प्यार से कुछ और नाम देते हैं। धोखा हुआ। आपको कैसे मालूम चला कि आपकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ है? 16 तारीख को बेटी जब हमारी
कॉलेज से 4-5 बजे तक वापस नहीं आई तो हम लोगों को चिंता हुई। हम लोगों ने खोजबीन शुरू की। तो जब हम लोग कॉलेज पहुंचे, कॉलेज बंद हो चुका था। तो अब जो इसके साथ की और लड़कियां थी जो इनके साथ आना जाना था, उन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, लेकिन उससे कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई। हम लोग तुरंत 16 तारीख की रात में थाने गए। वहां पर पूरी अपनी बात बताई कि बेटी हमारी जो है अभी तक आई नहीं है सर, ये एनसीसी करती है और ये टेबल टेनिस नेशनल लेवल की खिलाड़ी, सारी जानकारी हमने उनको बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सुबह इसकी फोटोएं, 4 छोटी फोटो, बड़ी फोटो, पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई। बोले आप फोटो और वो कागज सब लेके आइए, तब हम आपकी जो है गुमशुदगी सुबह दर्ज करेंगे। उसके बाद हम लोग वहां से चले आए। फिर हम लोग 17 तारीख को इसके कॉलेज गए। वहाँ इनकी प्रिंसिपल को बताया, हमने कहा कि बेटी 16 तारीख को कॉलेज आई थी, अभी तक घर नहीं गई है। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि बेटी कॉलेज की हर गतिविधि में वो हमेशा इसको। आपको रुकेंगे, सीतापुर से एक दर्शक है हमारे साथ, पहले अपना नाम बताइएगा। पेंद्र बोल रहा हूँ सीतापुर से, नरपेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के ये केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पहले रांची में देखने को मिला है और अब इस तरह से कानपुर में मिल रहा है। तो ये तो इस तरह से मुझे लगता है कि हिंदुत्व को खत्म करने की एक साजिश है जो पूरे प्लान से हो रही है जी। और काफी मतलब बड़ा दुख होता है, और तो सख्त से सख्त सजा इस केस में मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसा काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन लाइन पर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कानपुर के बाबूपुरवा थाना अध्यक्ष अजय राय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय राय जी, स्वागत है आपका। ये जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, ये 14 साल की बच्ची है, जिसका आरोप है कि इसे बहला फुसला के ले जाया गया, फिर जबरन इसका धर्मांतरण कराया गया, फिर निकाह करवाया गया। आप इस मुकदमे को देख रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं, आप अभी किस नतीजे पर पहुंचे हैं? पहली बात तो है टेबल टेनिस की खिलाड़ी नहीं है, या किसी की कैडेट है जी। और दूसरी बात है कि 12वीं पढ़ रही है जी। और जो 14 साल की बता रहे हैं वो अंक पत्र में है जी, और उसका मेडिकल वगैरह कराया गया था जी। और इसका जो भी हुआ रहा है जी कि जो लव जिहाद वाली जैसी बात, लव जिहाद वाली बात ऐसे कुछ भी नहीं है प्रकाश में आई है। और ना अभी कोई हमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं कि जो है ये शादी कर ली है या वो कर ली है जी, और ना कोई प्रोवाइड कराया गया है। अच्छा, ये बता रही है कि इसे कोई आए थे घर में, उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, फिर निकाह करवाया, इसे कोर्ट में भी ले जाया गया जहां कुछ कागजात पर दस्तखत वस्तखत करवा के शायद कोर्ट में जमा किया गया। हमारे 161 के बयान में इस तरीके से हमने भी वीडियोग्राफी वगैरह करवाया था, इस तरीके से कोई भी बात इसने नहीं बताई है जी। उस समय हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, वीडियोग्राफी में इस तरीके से कोई बात नहीं बताई गई है जी। अभी हमारी इनसे बातचीत हो रही है, स्टूडियो में बैठे हुए ये हैं, इनके पिताजी हैं। इनका कहना है कि पुलिस को इन्होंने जो बयान दिया है वही ये यहाँ बता रही हैं। इसका मतलब दोनों जगह काफी अंतर है, आपको कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ कुछ और बताया जा रहा है। अंतर है, काफी अंतर है। और काफी क्या है, काफी जो अब ये बनावटी बातें हैं जी। अब ये बना करके समझा बुझा करके जो मतलब एक तरीके से गुमराह करने के लिए ये जो है बनाई जा रही है। बाकी हमारे पास भी जो है वीडियो क्लिप है और जो इसने लड़की ने बयान दिया था जी। हाँ। हमारे पास वीडियो क्लिप है जी जी। मैं जरा इस लड़की से आपकी बातचीत करवा रहा हूँ, हमें ये कुछ और बता रही हैं, आप जरा बताइए आप क्या बता रही हैं? सर हम वही बता रहे हैं, जो बयान हमारा थाने में हुआ था वही चीज हमने यहाँ पर भी बताई है। हाँ। तो आप तो बता रही हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, थानेदार कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। हमारा जो क्लिप है आपका, जो आपने बयान दिया है वो हमारे पास भी है जी। इस तरीके के जो बयान आप दे रही हैं कि जो है नहीं कि हमारे साथ इस तरीके से हमारे पास बयान तो आपके नहीं नोट है। बताइए। नहीं, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 18 तारीख को वहाँ पर जबरदस्ती मेरा निकाह करवाया था। नहीं, जिस तरीके से आपके जो बता रहे हैं कि जो है हमारा जबरदस्ती का ये है वो है, निकाह कराया गया था, इस तरीके से तो कुछ आपने बयान नहीं दिए। अब जो बयान दे रही हैं अब उसका तो हमें कोई कुछ कह नहीं सकते, आप स्वतंत्र हैं जो भी बयान दें। नहीं, तो जब मैंने आपको ये बयान दिया था तो बयान के दौरान मैंने ये बोला था कि वहाँ पर जब मुझे कैद करके ले गए थे ये लोग, उसके बाद जबरदस्ती मुझे धमकी देकर मेरा निकाह करवाया गया था उसके साथ।
नहीं, आपने कोई कागज हमें उस समय उपलब्ध नहीं कराए थे किस तरीके से कि जो है मतलब ये है वो है। अजय राय जी, कागजात इनके पास नहीं होंगे, ये नहीं उपलब्ध करा पाएंगी। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, क्या केस हो सकता है ये इनका जो है बराबर ये पूछिए इनसे कि जो है इनका जो है 7-7 8 घंटे इनके मोबाइल से बराबर इनकी बात होती रही है कि नहीं होती रही है, इतना पूछिए इनसे आप। जी बताइए। हाँ, इनसे आप पूछिए कि जो है बराबर 7-8 घंटे हमारे पास कॉल डिटेल है जी। इस कॉल डिटेल के आधार पर इनको हमने पकड़ा है और जो है इनको किया है, जो है इनको बरामदगी करी है जी। तो इनके पास जो है 7-7 8-8 घंटे किससे बात करती रही है और ये नहीं पता था कि जो है वो वसीम है या राजा है, क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है। और इसके जो है इसकी जो इसकी सहेलियां है उसको पता है कि जो है ये मोहम्मदन है जी। अच्छा, इनकी सहेलियों को मालूम है कि वो मुस्लिम है, इनको नहीं मालूम है ये कैसे? हाँ, नहीं सहेलियों को मालूम है, नेहा है, इनकी है, जो इनकी सहेलियां है, 4 सहेलियां है, उनको मालूम है कि वो मोहम्मदन है। इनको नहीं मालूम है कि वो मोहम्मदन है, 7-8 घंटा बात कर रही है, इनको नहीं मालूम है। हमारे पास कॉल डिटेल है इनके पूरे मोबाइल की जी। अजय राय जी, आप फोन पर बने रहिए, हमारे संपादक हैं अभिरंजन कुमार जी, के न्यूज के संपादक हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी अभिरंजन कुमार जी। अजय राय जी ने कुछ बातें जो बताई हैं उस पर मैं पहले तो ये चाहता हूं कि जो पीड़िता है उससे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाए, उसके बाद निश्चित रूप से मैं अजय राय जी से भी सवाल करूंगा। लेकिन अजय राय ने यह कहा है कि ये लड़की टेबल टेनिस की खिलाड़ी नहीं है, तो आप इस लड़की से पूछिए, इस पीड़िता से पूछिए कि क्या वो टेबल टेनिस खेलती है या नहीं खेलती है। जी, अभी तो बयानों में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। आप टेबल टेनिस खेलती हैं क्या? जी हाँ। और ये बता रहे हैं कि आप टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है टेबल टेनिस का नेशनल लेवल पर? क्या सर्टिफिकेट है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं टेबल टेनिस के। जी। आप अभी दिखा सकती हैं दर्शकों को? अभी होंगे आप? हाँ है, दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको हम मंगवाते हैं कि किसी सहयोगी के पास इनके सर्टिफिकेट है, जरा मंगाए जाए तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये आप बता, आपके सहेलियों को ये मालूम है कि उस लड़के का नाम वसीम है, वो मुस्लिम है, और आपको नहीं मालूम है? ये संभव हो सकता है क्या? 7 घंटे 8 घंटे उस लड़के से आप बात कर रही हैं, आपकी सहेलियां जानती हैं कि आपकी उससे बात होती है, उन्हें मालूम है वो मुस्लिम है, सहेलियां आपको नहीं बताएंगी? जी नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्हें किस तरह से मालूम हुआ, या मालूम हुआ भी है या नहीं मालूम हुआ है, मुझे इस तरीके की कोई बात नहीं पता चली। लेकिन मुझे ये कभी नहीं बताया गया कि वो लड़का जो है वो मुसलमान है। और रही बात अगर बात करने की, तो वो मैं कह रही हूँ कि हमारी बात होती थी, लेकिन उससे ज्यादा मेरी उसकी बहन से बातचीत होती थी। तो उस दौरान उसने अपनी बहन, मतलब जो उसकी बहन थी, उसने भी अपना नाम मुझे रानी ही बताया था। तो मुझे किसी भी तरीके से ये नहीं पता चला कि वो लोग मुसलमान है। जी अभिरंजन कुमार जी। हाँ नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब पीड़िता और उनके पिता ऑन एयर गए हैं हमारे चैनल पर जी, उससे पहले मैंने इन दोनों व्यक्तियों से करीब आधे घंटे तक जो है जानकारी ली है सारी चीजों की जी। और जो जानकारियां इन्होंने मुझे दी हैं वही जानकारियां ये ऑन एयर भी दे रही हैं जी। इन्होंने मुझे ये जरूर बताया था कि इस कंडक्टर को जो है ये 3-4 महीने से जानती थी जी, और उनसे इनकी बातचीत होती थी और उनकी बहन से इनकी बातचीत होती थी। कंडक्टर ने अपनी बहन से भी इनका परिचय कराया था किसी एक दिन, और उसके बाद इनकी बहन से भी उनकी बातचीत होने लगी थी। तो ये बात तय है कि ये पीड़िता भी स्वीकार कर रही है कि कंडक्टर से इनकी बात होती थी, कंडक्टर की बहन से भी इनकी बात होती थी। लेकिन इनका सिर्फ इतना कहना है कि इनको ये पता नहीं था कि कंडक्टर और उसकी बहन का धर्म क्या है। कंडक्टर अपना नाम राजा बताता था, कंडक्टर अपनी बहन का नाम रानी बताता था। तो ये इनको जानकारी, और देखिए चेहरे पर, माथे पर किसी के भी नहीं लिखा हुआ होगा, ये बात मानी जा सकती है। अजय राय से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अजय राय साहब, ठीक है, ये तो जांच का मसला है कि इस लड़की के साथ धोखाधड़ी हुई है नहीं हुई है, जबरदस्ती हुई है या नहीं हुई है, जबरन इसका निकाह कराया गया या नहीं कराया गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि 16 तारीख से इनके पिता आपके थाने के चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई है, और 26 तारीख की शाम तक आप हरकत में नहीं आए अजय राय साहब? क्या ये फैक्ट है कि नहीं है? एक लड़की गायब हो जाती है, एक लड़की लापता हो जाती है, उसका पिता 10 दिन तक आपके थाने के चक्कर लगाता रहता है। आपने क्या कार्रवाई की इन 10 दिनों में अजय राय? अजय राय जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बाबूपुरवा थाना अध्यक्ष हैं अजय राय, लेकिन जो अजय राय के दावे हैं वो भी बेजमीन नहीं है।
उन्हें भी हम निराधार नहीं कह सकते। अजय राय का कहना है, मैं सर आप ही को बता रहा हूं जी, उनका कहना है कि इनकी जो सबसे खास दोस्त हैं, इनकी जो सबसे खास सहेलियां हैं, उन सहेलियों को मालूम है कि वसीम मुसलमान है। जिस राजा सिंह की बात होती है वो मुसलमान है। लंबे अरसे से इनकी और वसीम की बातचीत चलती आ रही है। 7-7, 8-8 घंटे मोबाइल डिटेल से जो मालूम हुआ है, 7-8 घंटे इन लोगों की बात होती रही है रोजाना, और इनकी सहेलियों को मालूम है तो इनको कैसे नहीं मालूम। जुड़ गए हैं बाबूपुरवा थाना अध्यक्ष अजय राय जी। एक आरोप है कि 14 तारीख को आपकी लड़की गायब हुई ना, 16 तारीख को ये लड़की गायब हुई है, और 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये आपके इनका आरोप है कि थाने का चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन आपने इनकी फरियाद नहीं सुनी। अजय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे संपर्क की कोशिश करें। जी अभिरंजन कुमार जी। कि हम लोगों ने अभी सिर्फ लड़की का पक्ष सुना है जी, जो मोहम्मद वसीम उर्फ राजा है जी, उसका पक्ष अभी हम लोगों ने नहीं सुना है। तो एक बात तो ये तय है। दूसरी बात ये तय है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से लापरवाहियां हुई हैं जी। बाबूपुरवा थाने के थानाध्यक्ष चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें अभी कही हैं, उनकी बातें सवालों के घेरे में आती हैं। उन्होंने साफ खारिज कर दिया। वो खुद कह रहे हैं कि ये लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है, और वो खुद कह रहे हैं कि इसका ये नाबालिग जो है अंक पत्र में है, ये नाबालिग जो है सिर्फ सर्टिफिकेट में है। मुझे बताइए 12वीं क्लास की लड़की की कितनी उम्र होती है थानाध्यक्ष महोदय? तो आप जो है जो सर्टिफिकेट में इसकी उम्र है, उस उम्र को आप खारिज करके आपने कौन सी जांच करवा ली जिसके आधार पर आपने जो है एक प्रादेशिक चैनल पर ऑन एयर कह दिया कि ये लड़की नाबालिग नहीं है? आपने थानेदार साहब कौन सी जांच करवाई है कि आपने 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को, मैं ये जो अपना डेट ऑफ बर्थ बता रही है, जो उम्र बता रही है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन ये आप भी मान रहे हैं कि 12वीं क्लास में ये लड़की पढ़ रही है। आपने कौन सी ऐसी जांच कर ली कि आपने घोषित कर दिया एक सम्मानित प्रादेशिक चैनल पर कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की नाबालिग नहीं होती है? जहां तक मैं जानता हूं, अगर 5 साल 6 साल की उम्र से भी आदमी पढ़ना शुरू करे तो उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकती। जो लड़की 12वीं क्लास में भी पढ़ी रही है, और वो भी कानपुर जैसे महानगर में, ये कोई गांव का मामला नहीं है जहां पर बच्चे देर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये एक बात समझने की है। थानेदार साहब जो कह रहे हैं उनकी बातें, पहली बात गैर जिम्मेदाराना है। मैं चाहूंगा कि थानेदार को इन सवालों के जवाब देनी चाहिए। दूसरी बात यह है, वो कह रहे हैं कि ये लड़की टेबल टेनिस की खिलाड़ी नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि लड़की जो है, अगर उसके पास अभी कोई प्रमाण पत्र है तो वो उस प्रमाण पत्र को सामने रखे और वो बताए कि वो टेबल टेनिस खेलती रही है या नहीं खेलती रही है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़की 16 तारीख को लापता हुई है। लड़की के पिता 16 तारीख से बाबूपुरवा थाने का चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 18 तारीख को उन्होंने बाबूपुरवा थाने में थानाध्यक्ष के सामने एक मोबाइल नंबर भी पेश किया है, और उन्होंने बताया कि इस मोबाइल नंबर से मेरी बेटी का मेरे पास कॉल आया है, और उसने मुझे बताया कि बाबूजी मैं संकट में हूं, पिताजी मैं संकट में हूं, मुझे बचाओ। उसके बाद 16 तारीख को आप छोड़ दीजिए, 18 तारीख को जब उनके सामने एक मोबाइल नंबर रख दिया जाता है तो 25 तारीख तक वो क्या करते हैं? और इनके पिता का, पीड़िता के पिता का यह भी आरोप है, मैंने उनको आधे घंटे से करीब 1 घंटे तक मैंने इन दोनों को, पिता पुत्री को इंटरोगेट किया है, इन दोनों से मैंने पूछताछ की है। मैं इस पूछताछ को कोई अंतिम नहीं कहता हूं, मैं इस पूछताछ को कोई के आधार पर मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता हूं। मैंने डिस्क्लेमर दिया है कि मैंने सिर्फ पीड़िता के पक्ष से बात की है, जो लड़का पक्ष है उससे हमने बात नहीं की है। लेकिन इनका यह भी आरोप है कि 25 तारीख की सुबह से बाबूपुरवा थाने के थानाध्यक्ष और बाबूपुरवा थाने की पुलिस लगातार पीड़िता के पिता के संपर्क में है। वो बार बार उनको कहते रहे कि आधे घंटे में, 1 घंटे में आपकी बेटी रिकवर हो जाएगी, लेकिन वो आधा 1 घंटा तब तक नहीं आया जब तक कि 26 तारीख की शाम नहीं आ गई। 26 तारीख की शाम में जब इनकी मुलाकात डीआईजी साहब से हुई है, डीआईजी का नाम इन्होंने आर.के. चतुर्वेदी बताया है। डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी से जब 36 घंटे के बाद, 25 तारीख की सुबह से 36 घंटे बीत जाने के बाद जब डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी से इनकी मुलाकात होती है, और डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी एसपी पूर्वी को और बाबूपुरवा थाने के अध्यक्ष को जब सख्त मैसेज भिजवाते हैं कि इस लड़की को फौरन बरामद किया जाना चाहिए, उसके आधे घंटे के भीतर लड़की बरामद हो जाती है। तो कहीं से बाबूपुरवा थाने के थानाध्यक्ष जो है सवालों के घेरे में है,
उनकी भूमिका संदिग्ध है। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि थानाध्यक्ष ने इस मामले को दबाने के लिए, इस मामले पर पर्दा डालने के लिए क्या क्या किया। ऐसा क्या है कि एक लड़की का पिता 12 दिन तक चक्कर काटता है, थानाध्यक्ष लड़की को रिकवर नहीं कर पाते हैं और डीआईजी साहब का फोन जाने के आधे घंटे के बाद लड़की रिकवर हो जाती है। तो लड़की सही बोल रही है या गलत बोल रही है, ये एक मामला हो सकता है। लव जिहाद का मामला है या नहीं है, ये एक मामला हो सकता है। हो सकता है कि लड़की प्यार में हो सकता है कि लड़की को मालूम है कि लड़का मुस्लिम है। लड़के पक्ष का बयान अभी मैंने नहीं सुना है, इसलिए मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता हूं। लेकिन बाबूपुरवा थाने की पुलिस का तो मामला, जो उसके जांच का तरीका है, जो लड़की को रिकवर करने का तरीका है, और जो बाबूपुरवा थाने के थानाध्यक्ष हमारे चैनल पर ऑन एयर कह रहे हैं, उससे तो खुद उनकी जांच पर और उनकी भूमिका पर और उनकी नियत पर सवाल उठते हैं। अगर ऐसी पुलिस होगी जो 12वीं क्लास की बच्ची को नाबालिग मानने से इनकार कर देगी बिना कोई जांच कराए हुए, उसका जो सर्टिफिकेट में जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, जिसको हिंदुस्तान की तमाम अदालतें मानती हैं, जिसको भारत का सुप्रीम कोर्ट मानता है, उस प्रमाण पत्र को वो फर्जी करार दे देंगे। उस प्रमाण पत्र में दिए हुए डेट ऑफ बर्थ को हमारे थानाध्यक्ष महोदय खारिज कर देंगे। तो आप सोचिए कि ऐसी पुलिस का हम क्या करें। थानाध्यक्ष पर सीधे सीधे मेरे सवाल है। लड़की को मैं क्लीन चिट अभी नहीं दे सकता, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि लड़की सही बोल रही है या गलत बोल रही है। तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि लव जिहाद का मामला है या नहीं है। लेकिन बाबूपुरवा थाने के थानाध्यक्ष के अभी अभी दिए गए बयानों के आधार पर मैं निश्चित रूप से उनकी नीयत पर, उनकी जांच पर और उनके कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता हूं। जी अजय राय जी आपकी बात लगातार सुन रहे हैं, जो बाबूपुरवा के थानाध्यक्ष है। पहले हम अजय राय जी से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर केएस एमेनुअल साहब इस पर जो बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे। पहले अजय राय जी, आप लगातार सुन रहे होंगे किस तरह के चार्जेस हैं, किस तरह से शक हो रहा है आपकी जांच पर। नहीं, बिल्कुल सर, आप जो बता रहे हैं कोई शक नहीं, मैं इसका पूरा डिटेल दे रहा हूँ जी, डिटेल दे रहा हूँ, सुनिए आप जी। हाँ सर बताइए, जरा टीवी की आवाज कम कर लीजिए। अजय राय जी, टीवी की आवाज थोड़ी कम कीजिए, फिर आप पूरी बात बताइए। जी अजय राय जी। 16 तारीख में लड़की गई थी जी, और 16 तारीख में गुमशुदगी दर्ज कराया था। इनके पिताजी ने गुमशुदगी दर्ज कराया था और नंबर हमको जो है प्रोवाइड कराए थे जी। जो नंबर प्रोवाइड कराए थे उसके नंबर के आधार पर हमने जो है पूरा कॉल डिटेल और पूरा सीडीआर जो है वहां पे लिया और उसके आधार पर यह पता चला कि कोई राजा नाम का लड़का है और इस तरीके से जो है वो लड़की को ले गया है। उसके बाद जो है जो इसकी सहेलियां हैं उनको भी हमने टच किया और इसके परिवार के जो है लोग बताए कि हाँ भी इसकी 4 सहेलियां हैं और उनको भी देखा जाए सर तो वो उनसे कुछ लोकेशन मालूम हो सकता है। तो सहेलियों से उनके सब पूछताछ कराई गई तो पता चला कि कोई जो है राजा और वसीम नाम का लड़का है जो शटरिंग का काम करता है। अगर उसे सर जो है कुछ बातचीत चले, बात करें तो उसे जो है कुछ बातें मालूम हो सकती है। इस आधार पर सर हमने जो है एक राजा नाम का लड़का जो है दूसरा उठाया। वो रहने वाला है लोको साउथ कॉलोनी का रहने वाला था। उसको जब उठाया तो ये पता चला कि नहीं साहब ये लड़का नहीं है। उसके जो है भाव से और उसके जो पूछताछ से ये पता चला कि ये लड़का नहीं है। उसके बाद फिर सीडीआर जो लड़की बराबर एक 85 नंबर पे का इसे बता रही लड़की की हमने कॉल किया था कि हम जो है काफी दिक्कत में है और जहाँ भी है हम ठीक है। इस तरीके से इसकी माँ ने बताया था कि जो है हम जहाँ भी हैं ठीक है, आप हमको खोजो मत। इस आधार पर सर जो उसने जो है हमको नंबर प्रोवाइड कराए थे, नंबर के आधार पर हमने जो है उसको सर्विलांस के लिया, सीडीआर मंगाई। सीडीआर जब मंगाई तब ये पता चला कि ये जो है लड़का राजा उर्फ वसीम है, राजा उर्फ वसीम है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है इसके बहन और जो इसकी बहन है सब्बो, उससे जो है उसको जो है पकड़ा। उसके बाद जो है उसको पूछताछ किया तो उसने बताया कि हाँ एक राजा और वसीम जो है ये हमारा सौतेला भाई है। ये जो है ये बालीपुर गांव का रहने वाला है और चौबेपुर थाना चौबेपुर पड़ता है, बालीपुर गांव का रहने वाला है। और इस तरीके से एक लड़की तो ले आया था। उस आधार पर हम लोगों ने उसके अजय राय जी, आपने राजा उर्फ वसीम को, जो असली राजा उर्फ वसीम है, उसको किस दिन आपने उसके बारे में पता कर लिया था? कितने तारीख को आपने पता कर लिया था कि ये राजा उर्फ वसीम है एक लड़का? नहीं बात किया
और कहाँ पे इसका लोकेशन है। जब दबाव बना तब जा करके ये इन लोगों के लगा कि जो है अब जो है पुलिस से नहीं बच पाएंगे। पुलिस से जब नहीं बच पाएंगे तो ये लोग जो है अपने को कहीं जाने के लिए जो है बचने के लिए जो है ये बस स्टैंड पे आए, झकरकड़ी बस स्टैंड पे आए। वहां पर हम लोगों ने फिर एक मुखबिर की सूचना से इनको जो है पकड़ लिया और पकड़ करके, और जो ये कह रहे हैं कि जो है पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया, पुलिस बराबर इनके माँ बाप के साथ में लगी रही। और ये बात को जहां जहां मतलब हम लोग जाते रहे, इनके माँ बाप, इसके परिवारी जन, इसके सब साथ साथ लगे रहे और जो है पूरे हमारी कार्यवाही को देखते रहे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो भी रहा ट्रांसपेरेंसी रहा कि मतलब एकदम खुला खेल रहा कि जो कुछ कर रहे हैं हम एकदम सवालों के जवाब दे पाएंगे। उस आधार पर इसकी लड़की बरामदगी करी गई है इसमें जो है। और 7-8 दिन के अंदर ही जो है ये हमको जो है सूचना जो है 17 तारीख में आई है और हमने 26 तारीख को ही लड़की को बरामद कर लिया है। क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे पाएंगे? बता रहे हैं इसमें कोई भी लापरवाही नहीं, कोई भी कुछ नहीं लापरवाही की गई है। जो उसका माँ बाप वगैरह जो भी परिवारी जन थे हमारे बल्कि साथ में रहे। अजय जी हमारे चैनल के संपादक जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अजय जी क्या सवालों के जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, आप पूछेंगे जवाब दे पाएंगे। जांच के आधार पर अजय राय जी हमारे चैनल पर यह कहा कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की नाबालिग नहीं होती है। कहीं नहीं कहा कि 12वीं क्लास की पढ़ने वाली लड़की नाबालिग नहीं हो सकती। हमारा मतलब है वो नाबालिग साबित हो चुकी है। इसी आधार पर हमने 3/4 पॉक्सो एक्ट लगाया है और 376 का जो है हमने वो लगाया है, धारा बढ़ाई है, बढ़ोतरी की है ना, ये मानते हैं ना आप? नाबालिग है लड़की। वो हमने ये बताया, हमसे पूछा गया है, आप लोगों ने पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो हमने ये बताया कि 12वीं क्लास में पढ़ती है। अब कोर्ट ने और पत्र जो प्रोवाइड कराया उसके आधार पर लड़की नाबालिग है। नाबालिग के आधार पर हमने जो है पॉक्सो एक्ट और धारा 376 की बढ़ोतरी की है। हमारे विवेचना में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, हमारे जो है उसके कार्रवाई में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। उसी दिन उसका मेडिकल कराया गया, मेडिकल के बाद उसका दूसरे दिन जो है 164 के बयान कराए गए। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की सारी अदालतें भी मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट ही मानती हैं। मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के दर्ज जो उम्र होता है, जो जन्मतिथि होती है, उसी को मानती है। बिल्कुल उसी जन्मतिथि के आधार पर हमने उसको लड़की को नाबालिग जो है करार दिया है। हाँ, लेकिन अभी आपने शुरुआती बयान में अपने ये कहा था कि ये तो लड़की कह रही है कि वो 14 साल की है, लेकिन नहीं, हमारा जो है या तो सुनने में जो है डिफेक्ट हुआ होगा या तो हम सुनने में हमारे गलती हुई या आपके सुनने में गलती। ठीक है, हो सकता है। दूसरा सवाल ठीक है, आपने अपना पक्ष साफ कर दिया। दूसरा सवाल, क्या ये सच है कि आपकी बातचीत लड़की के पिता से 25 तारीख की सुबह से 26 तारीख की शाम तक लगातार होती रही है? बिल्कुल लगातार हमारे परिवारी जन उनके साथ में रहे, बराबर बनते रहे। जो हमने 8 दिन पूरी कार्रवाई किया है। और आप लड़की के पिता को ये आश्वासन देते रहे, आप लड़की के पिता को ये आश्वासन देते रहे कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, कुछ नहीं आश्वासन मैंने कुछ नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया। लेकिन हम जो है जो पूरा है हर जगह जो है दबिश देते रहे, दबाव बनाए रखे रहे। क्या ये सच है जब डीआईजी साहब से इनकी मुलाकात हुई है और डीआईजी साहब ने एसपी पूर्वी को आदेश दिया है, सख्त आदेश दिया है, उसके आधे घंटे 1 घंटे के भीतर लड़की बरामद हुई है? देखे ये सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कह लें कि हम इसमें लगे रहे। सौभाग्य मेरा है कि आधे घंटे बाद हमको लड़की मिल गई। ये हमारा जो है सौभाग्य है। ये कोई हम ये नहीं कहें कि मतलब ये बात नहीं मान है कि नहीं, हम तो जो है पूरा जो है अनुमान किया है, ला करके हम जो है लड़की को बरामद कर देंगे। अजय राय साहब, डीआईजी साहब कहेंगे तो आधे घंटे में लड़की बरामद हो जाएगी और लड़की का पिता 9 दिन तक चक्कर खाता रहेगा, लड़की बरामद नहीं होगी। ये कैसी पुलिस है आपकी अजय राय साहब? ये डीआईजी साहब कहेंगे तो आधे घंटे में लड़की बरामद हो जाएगी और लड़की का पिता 9 दिन तक चक्कर काटता रहेगा, लड़की बरामद नहीं होगी। अजय राय साहब, ये कैसी पुलिस है आपकी? देना है उनको दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे। उनके दिशा हमारे जो है अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, जैसे जैसे दिशा निर्देश देते हैं उसी, मान लीजिए हमसे कुछ त्रुटियां होती है, वो हमको और जो है कुछ लाइन बताते हैं, उसी के आधार पर हम क्या करके कार्रवाई करते हैं। साहब का आदेश आया तो आपने आधे घंटे में बरामद कर लिया? नहीं, आदेश आया नहीं, आदेश कुछ नहीं आया, आदेश नहीं, उसे कुछ दिशा निर्देश बताए होंगे। दूसरी बात है इसकी कार्रवाई चली रही थी भाई, हमारे जो है टीमें बनी थी, टीमें
जो है टीम जो बनी थी, टीम के आधार पर यह है कि सौभाग्य है कि उस समय हमारे DI साहब का फोन आ गया इसमें। अच्छा ठीक है अजय राय एक और सवाल का जवाब दीजिए, आपके हिसाब से ये क्या मामला है? ये सामान्य प्रेम का मामला है या ये लव जिहाद का मामला है? जी आपके हिसाब से ये क्या मामला है? ये सामान्य प्रेम का मामला है या फिर ये लव जिहाद का मामला है? लव जिहाद का मामला नहीं है, सामान्य प्रेम का मामला है, जो कि ये मई से हमारे पास कॉल डिटेल है, मई से बराबर ये लड़की जो है उसके राजा और वसीम के संपर्क में रही है और बराबर बात करती रही है। इसके जो है जो सहेलियां उनको भी बराबर मालूम है, बराबर मिलती रही है, बराबर बात करती रही है। अजय राय अगर आपकी बात को सच मान लिया जाए तो अगर ये प्रेम का मामला है तो मुझे बताइए, लड़की का जब 16 तारीख को निकाह हो जाता है उसके बाद लड़की कैसे विरोध में खड़ी हो जाती है? अगर प्रेम का मामला है तब तो उसको लड़के के साथ अडिग रहना चाहिए। नहीं, भाई ऐसा है, अब परिवारिक जन के पास में है, लड़की परिवारिक जन के पास में है। 26 तारीख की गिरफ्तारी करने के बाद जो है लड़की परिवारिक जन के पास में है। अब परिवार के लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बाकी कॉल डिटेल और जो है वीडियोग्राफी हमारे पास भी है, जो लड़की ने बयान दिया हमारे पास में भी है। प्रेम के क्या 5 दिन के अंदर लड़की क्या चेंज हो रही, क्या नहीं चेंज हो रही, उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी और कमेंट नहीं कर पाए। एक तो नाबालिग लड़की के प्रेम को कानून एक्सेप्ट नहीं करता जा रहा है। आप पुलिस से हैं, कानून के रक्षक हैं, आपको पता होगा नाबालिग लड़की के लेकिन हम जो है उसी आधार पर उसके बयान को पूर्ण मानते हुए जो है 376 3/4 का हमने जो है वो बनाया है। क्या अजय राय नाबालिग लड़की के प्रेम को कानून मानता है? आप कानून जानते हैं क्या? नाबालिग लड़की के प्रेम को कानून मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। इसी आधार पर तो हमने जो है 500 है तो धारा 376 बढ़ाई है। हाँ, तो फिर आप इसे बरगलाने का मामला, लड़की को अगर आप लव जिहाद नहीं मानते मत मानिए, मैं भी नहीं कहना चाहता हूं कि ये लव जिहाद है या नहीं है, मैं भी इसको आपराधिक कृत्य के तौर पर ही देख रहा हूं। मैं भी नहीं चाहता समाज में ये मैं भी नहीं चाहता हूं, हमारा चैनल भी नहीं चाहता है कि समाज में धर्म के आधार पर बंटवारा हो, लेकिन एक नाबालिग लड़की को बरगलाने का मामला एक आपराधिक कृत्य आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो आपराधिक दृष्टिकोण से मान रहे हैं, बिल्कुल उनको जो है जो मुलजिम है उसको हमने जो है बकायदे तो फिर आप अपने बयान में धाराओं में सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? हम हाथ खड़े कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। प्रेम को कानून की मान्यता नहीं है तो आप उसको बरगलाए जाने का मामला भी मान रहे हैं, तो आप लड़की पर इतने सारे सवाल किस बुनियाद पे खड़े कर रहे हैं? नहीं, लड़की पे हम कुछ नहीं बुनियाद खड़ा करें, जो ये करें कि नहीं हमारी बातचीत नहीं हो रही है, हमारी ये नहीं हो रही, हमारी वो नहीं, हम उसको नहीं जानते थे, हम बराबर बात कर रहे थे, कर रहे थे। तो इससे मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो है बराबर इसका जो है मई जून से बराबर बातचीत होती है। अरे भाई अजय राय जी, आप पुलिस वाले हैं, एक नाबालिग लड़की अगर 3-4 महीने से किसी के बहकावे में आके बात भी कर रही है तो आप उसको सामान्य मामला कैसे मान सकते हैं? तो सामान्य नहीं मालूम, सामान्य मामला हमने नहीं माना है, सामान्य मामला नहीं माना, हमने पूरी कार्रवाई किया है, हमने कार्रवाई किया है, सामान्य नहीं मामला माना है। सामान्य मामला हम मानते तो उसको कार्रवाई मतलब कार्रवाई हमने किया है, दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। आपने कार्रवाई तब की है जब DIG साहब से दिशा निर्देश प्राप्त। अरे नहीं भाई, कार्रवाई बात से भी पुष्टि होती है। मुकदमा अपराध संख्या 363-66-22-8 में तब किसी उच्चाधिकारी को या कोई आदेश नहीं आया था, हमने जो है अपने जो उन्हें उसने जो है वो दिया, प्रार्थना पत्र दिया, तो उसी आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है। ठीक है अजय राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, हमारी और आपकी बातचीत को सुन रहे होंगे, मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं कि इस बातचीत से वो क्या नतीजा निकालते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, एक छोटा सा सवाल मेरा भी होगा, चूंकि ये पीड़ित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पिताजी भी हैं उस लड़की के साथ, इनका आरोप है कि आपने जांच में सहयोग नहीं किया, 10 दिन तक दौड़ाते रहे। आप कह रहे हैं कि हम इनके साथ ही छापेमारी करते रहे, तलाश करते रहे। आप तो कह रहे हैं कि आपका साथ नहीं दिया था अजय राय जी ने। सर, पुलिस ने जो भी प्रक्रिया अपनाई, हम लोग अपने स्तर से भाग दौड़ कर जो सर उन्होंने कहा कि आपने जहां कहा, जब कहा, वो आपके साथ रहे, उनकी पूरी कार्रवाई में आप भी उनके साथ शामिल रहे। क्या ये सच है? ये सच है। कि फिर आपने क्यों कहा कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया? सर, पुलिस को जो भी हम लोगों ने जानकारी मुहैया कराई, जो भी हम लोगों को जानकारी काले से अन्य माध्यम से जानकारी होके आई, उस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। जो भी नाम काले से हम लोगों को प्राप्त हुआ उस पर
1-2 दिन बाद कार्रवाई की गई है। अगर वो तुरंत कार्रवाई की जाती तो इतना समय न लगता। हमको इस बात की पुलिस से शिकायत है कि पुलिस ने इसमें तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। जी अजय जी, आप सुन रहे हैं? 7-8 दिन के अंदर जो है गिरफ्तारी हो रही भाई। अब ये अज्ञात में पहले लिखाए थे, हमने ज्ञात में कराया, उसको जानकारी की है। अब इनका कहना है कि अब कि जो है तुरंत नहीं, अब तुरंत क्या जो है मतलब हनुमान जी आदमी हो गया कि तुरंत जा करके जैसे बताए वैसे जो है हमारे पास साधन मुहैया कराएंगे, अपना खुद हम जाएंगे, साधन मुहैया कराएंगे, फोर्स इकट्ठा करेंगे, तब तो उसको भेजेंगे। और रही बात है, इसे पूछिए कि जो है जब ही इन्होंने कहा तब हम जो है मतलब पुलिस भेजे, मतलब पूरा अपने जो है विवेचक को भेजे, थानेदार को भेजे, सिपाही को भेजे। अब बताइए क्या जो है मतलब किस तरीके से चाहे जब ये कह दे तब तुरंत कि आप चलिए और हम जो है बैठे तैयार बैठे हैं, इन्हीं मामले में तैयार बैठे हैं, तुरंत हम जो है तुरंत ही चले जाएंगे, ऐसा क्या है? नहीं। जी अभिनंदन कुमार जी। हाँ, मैं अजय राय की बात से कन्विंस नहीं हूँ। देखिए 14-15 साल की लड़की लापता हो जाएगी तो हमारा देश ऐसा है, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है कि जिस पिता की 14-15 साल की बेटी गायब हो जाएगी और 8-9 दिन तक उसकी तलाशी नहीं हो पाएगी, 8-9 दिन तक वो रिकवर नहीं हो पाएगी, तो वो पिता जो है किसी भी कीमत पर जो है पुलिस का गुणगान और चरण वंदना नहीं गाएगी, वो पुलिस चालीसा वो पिता नहीं गाएगा। इस पिता के आरोप सच्चे हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं। इस पिता के आरोपों में लव जिहाद का मामला ये है या नहीं है, ये जांच से तय होगा। वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जिस पिता की 14-15-16 साल की बेटी गायब रहेगी 8-9 दिन तक और पुलिस उसको 9 दिन तक रिकवर नहीं कर पाएगी, वो पिता भारत जैसे देश में पुलिस चालीसा नहीं गाएगा। और इस नाते जो है मैं इनके पिता को क्लीन चिट देता हूं। भाई मुझे माफ कर दो, इस राज्य में आजम खान की भैंस के लिए पूरे राज्य की पुलिस जो है तत्पर दिखाई देती है, 2-3 दिन में ढूंढ लेती है आजम खान की भैंस को। और इस राज्य की एक बेटी लापता हो जाती है, नाबालिग बच्ची लापता हो जाती है, 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची लापता हो जाती है। 9 दिन बाद उसको पुलिस ढूंढती है और 9 दिन बाद पुलिस उसको तब ढूंढती है जब डीआईजी साहब से उसके पिता की मुलाकात होती है और डीआईजी साहब का सख्त निर्देश आता है कि इस लड़की को फौरन रिकवर किया जाए। और ये क्या इत्तेफाक है, ये संजोग हो सकता है क्या कि डीआईजी साहब का निर्देश आया नहीं कि लड़की रिकवर हो गई? मुझे इन सारी चीजों पर देखो मेरे मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अजय राय अपनी बात रख चुके हैं, अब आप पीड़िता को और उनके पिता को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अजय राय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया लंबे वक्त तक। और दोनों लड़का लड़की दोनों बरामद हुए हैं और उसमें विवेचना प्रचलित है और इसमें उस लड़की का मेडिकल और 164 का बयान भी नोट कराया जा रहा है। तो ये है एसएसपी साहब। अब हम आपके पास आ रहे हैं। आप कुछ दबाव में तो नहीं है, कुछ प्रेशर में तो नहीं है, कहीं कोई दबाव? टेबल टेनिस में लास्ट ईयर नेशनल खेल के लाया जाए राष्ट्रीय कैडेट कोर दिव्या। निदेशालय प्रतिनिधित्व, इसमें तो कहीं टेबल टेनिस नहीं लिखा हुआ है, लड़की का नाम नहीं लिखा, कहीं टेबल टेनिस नहीं लिखा हुआ है इसमें। हाँ, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं इसमें है एनसीसी नेशनल गेम्स 2013। इससे भी ये बात प्रमाणित नहीं है कि ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं जो कि अजय राय कह रहे हैं। चलिए बहस का मुद्दा नहीं है कि बहस का मुद्दा नहीं है कि ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है या नहीं है, लेकिन शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, ये राज्य सरकार का ही सर्टिफिकेट है, क्रीड़ा प्रमाण पत्र। प्रदेशीय विद्यालय प्रतियोगिता 2012-13 की टेबल टेनिस सीनियर का प्रतिनिधित्व किया तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रदर्शन सराहनीय है। जरा इसको और जूम करके दर्शकों को दिखाइए, जूम इन कीजिए। और ये सर्टिफिकेट जो बार बार ये कह रहे हैं अजय राय बाबूपुरवा के जो थानाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी नहीं है, तो क्या यूपी गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट झूठा है? क्रीड़ा प्रमाण पत्र शिक्षा निदेशालय का झूठा है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट है, नहीं ये टेबल टेनिस का नहीं है। टेबल टेनिस का आपने एक दे दिया, चलिए ठीक है, वही बात प्रमाणित करता है कि ये लड़की। हाँ, टेबल टेनिस का एक और सर्टिफिकेट हमारे पास है। आशीष, हाँ, आपने तसल्ली कर ली, ये पर्याप्त है। जरूरी नहीं कि हम इस प्रमाण पत्र को अभी इसी वक्त जो है ऑन एयर लोगों को दिखाएं। इस प्रमाण पत्र में हो सकता है कि लड़की का नाम हो, हम लड़की का नाम किसी भी तरह से जाहिर नहीं करना चाहते हैं, हमारी कमिटमेंट्स हैं।
ये इस बात को प्रमाणित करता है उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का ये सर्टिफिकेट शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश ने जो दिया है। इसके अलावा और कई तरह के सर्टिफिकेट हैं इनके पास जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये टेबल टेनिस खेलती होंगी कभी या अभी खेल रही होंगी। टेबल टेनिस और ताइक्वांडो, हाँ, कई सर्टिफिकेट हैं आपके पास, हम समझ गए जी। कई सर्टिफिकेट हैं जो इस बात को प्रमाणित करने के लिए गोल्ड मेडल, ये नेशनल ताइक्वांडो का काफी है कि ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। ये सर्टिफिकेट हम एक एक कर आपको दिखाएं तो काफी वक्त लग जाएगा। इतने सारे सर्टिफिकेट ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो बाबूपुरवा थानाध्यक्ष कह रहे हैं, अजय राय जो कह रहे हैं कि भाई आपने जो थाने में बयान दिया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो भी हम वहां से मंगा के दर्शकों को दिखा सकते हैं, और अभी आप जो बोल रही हैं क्या इस दोनों में कोई फर्क है या यही बातें आपने थाने में भी कही थी? जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वही बात मैंने वहाँ पर भी कही थी। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ फर्क हुआ तो? मुझे नहीं लगता है कोई फर्क होना चाहिए, क्योंकि जो बात मैंने वहाँ बोली थी वही बात मैं यहाँ कह रही हूँ। उनका ये शक है, अजय राय का ये शक है कि अब चूंकि आप अपने घर वालों के साथ है तो घर वालों के दबाव में कुछ बातें उलट के बोल रही हैं आप। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर वालों को मुझ पर कोई भी दबाव नहीं है। नहीं है। चलिए, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी बेटी वहां मुसीबत में फंसी है? क्या हुआ था? 16 तारीख से जब बेटी 16 तारीख की शाम तक नहीं आई थी तो इसको हम लोगों ने काफी जगह खोजबीन की, जो इसके साथ ग्रुप की और लड़कियां। नहीं, वो तो आपने बता दिया कि आप कॉलेज गए, थाने गए। कैसे पता चला कि उस घर में फंसी हुई है मुसीबत में? ये 18 तारीख को बेटी का फोन आया था कि पापा हम बहुत दूर हैं और हम बहुत मुसीबत में हैं। आवाज काफी घबराई हुई थी, हमको बचाओ पापा हम बहुत मुसीबत में हैं। और हम जो भी इधर से बोल रहे थे उसका उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था किसी दबाव में है क्या, उधर से कोई जवाब, हमारे सवालों का जवाब नहीं आया और तुरंत फोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने उस नंबर की तुरंत थाने में सूचना दे दी थी कि सर इस नंबर से फोन आया है, इसकी आप अपने हिसाब से लोकेशन सब मालूम करिए जो भी है। थोड़ी देर के आपको रोकेंगे। कानपुर पूर्वी के एसपी प्रभाकर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर चौधरी जी, स्वागत है आपका। एक लड़की हमारे स्टूडियो में भी बैठी हुई है, इनका आरोप है कि एक लड़का जो राजा बन के पहले इनसे मिला, राजा नाम से इनसे उनकी दोस्ती हुई, बाद में बहला फुसलाकर अपने घर तक ले गया और तब पता चला कि वो वसीम है, वो राजा नहीं है, और उसने जबरन इनसे निकाह किया, जबरन इनका धर्म परिवर्तन कराया। इस मामले का खुलासा भी पुलिस कर रही है। पुलिस जो अजय राय है बाबूपुरवा थाना प्रभारी, उन्होंने लड़की और लड़के को पकड़ा भी, लड़के को शायद जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन जांच के नतीजे कहां तक पहुंचे हैं? क्या आपको लगता है कि लव जिहाद का मामला है या एक सामान्य प्रेम प्रसंग है जिसमें एक नाबालिग फंसाई गई? नहीं जी, मैं इसे आपको बताना चाहूंगी कि जो FIR दर्ज कराई गई उनके परिवारजनों की तरफ से, उसमें जो एक्यूज बनाया गया उसका उसके नाम से FIR दर्ज हुई जिसमें वो मुस्लिम है जी। और इस तरह का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया कि उसने राजा नाम से या फिर कोई हिंदू बन करके या किसी अन्य नाम से इस तरह का किया, क्योंकि घर वालों की तरफ से FIR दर्ज है, नेम्ड FIR दर्ज है। इसका मतलब है कि सभी को मालूम था कि वो मुस्लिम है जी। और चूंकि ये 363-66 का मामला था, और जैसे मामले लिए जाते हैं गंभीरता से पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसने अक्यूज को पकड़ा, और जो 161 का स्टेटमेंट है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है जिसमें कुछ ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है कि ये मुस्लिम बन करके मेरा धर्म परिवर्तन कराया। 164 का स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया है, कोर्ट के संज्ञान में है और उसको देखा जाएगा। अगर उसमें कुछ भी इस तरह का मामला आता है जी तो उसकी विवेचना की जाएगी और गंभीरता को दृष्टि में रख करके इस पूरे मामले का निस्तारण किया जाएगा। और जो भी प्रथम दृष्टया हमारी जांच में चीजें आई हैं इसमें माइनर जो लड़की हैं उनका बयान भी है 161 का वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज जो कोर्ट के संज्ञान में 164 स्टेटमेंट में वो आता है तो उसको हम देखेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये कोर्ट का भी मामला, इसलिए इसको बताना मैं उचित नहीं समझता, इन्वेस्टिगेशन का विषय वस्तु है। फिर भी मैक्सिमम जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। प्रभाकर साहब, पुलिस को दिए गए बयान में इस तरह के आरोप इन्होंने नहीं लगाए, लव जिहाद के कोई आरोप नहीं है?
नहीं, FIR भी देखा जाए तो उसमें भी मुस्लिम नाम से जो चीज जो उसका सही नाम दिखाया गया, इसका मतलब फैमिली वाले जानते थे इस चीज को जी। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है हमारे पास, जो रिकॉर्डिंग है, जो माननीय कोर्ट के द्वारा जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में गाइडलाइन, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई उसमें ऐसा बयान नहीं आया। और अगर कुछ भी इन्होंने 164 के स्टेटमेंट में किया है तो उसका अवलोकन करके और नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। जी जी। एक छोटा सा यहाँ ब्रेक से कोई नहीं है तो कोई भी हो तो उसे आप यहाँ लड़की के पक्ष से कर दीजिए तो निकाह हो जाएगा। और फिर जबरदस्ती मेरा निकाह उन लोगों ने करवाया। दानिश है गवाह के तौर पर, दानिश का हस्ताक्षर है, दस्तखत है। क्या आप जानती हैं दानिश को? जी नहीं। आप नहीं जानती हैं। जब आपके घर से कोई नहीं था उस वक्त काजी साहब ने सवाल उठाए थे कि इस लड़की के परिवार से कोई नहीं है? नहीं, उन्होंने ये बोला कि लड़की के परिवार से कोई आया या नहीं। तो अब इन लोगों ने ये पहले से बात कर रखी हो या कुछ भी हो वो मुझे नहीं पता। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं कोई नहीं आया। तो उन्होंने ये बात कही कि इतने लोग हैं, किसी को भी लड़की की तरफ से कर दो तो निकाह कबूल हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने इसका रास्ता भी सुझा दिया। जी हाँ। कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ है, वीरेंद्र दीक्षित जी। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, बोला जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि ये जो बालिका है जी, इसके पिताजी और माताजी जी घर में वो बालिका 7-7, 8-8 घंटे बात कर रही है फोन पर जी, और ये देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माता पिता ध्यान नहीं देंगे बच्चों पर तो निश्चित तौर पर बच्चे इसी राह पर जाएंगे। फिर वो लव जिहाद कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, हाँ। इसमें अगर कोई गलती अगर है तो सिर्फ मेरे हिसाब से पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स पूरी तरह जिम्मेदार हैं कि उनका बच्चा 7 घंटे 8 घंटे बात कर रहा है और फोन पर, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के टेलीफोन पर और फेसबुक पर निगाह रखनी चाहिए, तभी इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। इसमें ना कोई पुलिस कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, बताइए। उसके बाद उसका आज ने जबरदस्ती मुझसे एक बार भी उसने। जी अभिनंदन कुमार जी हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अभिनंदन कुमार जी। देखिए, थानेदार की बात से थानेदार अजय राय ने एक ऐसी बात कही, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थानेदार ने कही जी। उसमें उन्होंने एक चीज ये भी कही कि 6-7 घंटे ये लड़की बात करती थी जी। तो इसमें अब 2 चीजें हैं कि सिर्फ थानेदार के बयान के आधार पर ये नहीं माना जा सकता है कि लड़की 6-7 घंटे बात करती थी कि नहीं करती थी। नहीं, वो CDR का हवाला दे रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, थानेदार को कॉल डिटेल देना चाहिए। हाँ। आप पीड़िता से पूछिए कि क्या थानेदार ने जो आरोप लगाया है जिसकी वजह से ये मैसेज जा रहा है कि 6-7 घंटे बात करती थी, तो क्या सचमुच उसकी इतनी सारी बातें होती थी उस लड़के से? नहीं, ये लड़की पहले ही बता चुकी है। हमारी बातचीत जो इसके पहले हुई है ऑन एयर, इसने बताया है दर्शकों को कि बातचीत होती रही है, उस लड़के से भी होती रही है, उस लड़के की बहन से होती रही और घंटों बातचीत ये एक्सेप्ट कर चुकी है। घंटों मतलब क्या? 6-7 घंटे बातचीत एक्सेप्ट कर रही है ये? पूछिए इससे कितनी देर बात होती थी, कुछ अंदाजा तो ये बताए। क्योंकि थानेदार का कॉल डिटेल रिकॉर्ड है उनके पास। आपकी बात होती थी 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे? नहीं, आप मुझे ये चीज बताइए कि जो लड़की एक प्लेयर है जो एनसीसी कैडेट है, पढ़ने वाली, उसके पास इतना टाइम कहाँ से आएगा कि वो 7-8 घंटे? पिछली बार जब आप मेरे साथ बैठी थी तो आपने एक्सेप्ट किया था, आपको याद होगा। नहीं, मैंने ये आपसे एक्सेप्ट किया था कि मेरी बात होती थी उसके और उसके बहन से, लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है कि 7 से 8 घंटे कोई बात कर सके लगातार? कितनी देर बात होती थी उससे? मेरी बात होती थी यही मुश्किल से आधा या 1 घंटा। 7-8 घंटे की तो कोई बात ही नहीं है। इतना टाइम किसके पास होता है कि वो 7-8 घंटे? दिन भर में आधे 1 घंटे की बात उससे होती थी। दिन भर में आधे 1 घंटे की बात तो आदमी अपने माँ बाप से भी नहीं करता है। आधे 1 घंटे बात को भी आप कम मत आंकिए। बाला प्रसाद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बांदा से एक दर्शक है। बाला प्रसाद जी स्वागत है आपका, बोला जाए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इसमें रोक लगना चाहिए। ये पूरे इंडिया में इसका नेटवर्क चल रहा है जी, और इसलिए अपनी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। कृपया इसमें रोक लगना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से विशेष आग्रह करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बातचीत होती थी। जी अभिनंदन कुमार जी। के बयान में और थानेदार के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे चैनल से कोई गलत मैसेज नहीं जाए। लड़की कह रही है आधा 1 घंटा बात होती थी, थानेदार कह रहे हैं कि 6-7-8 घंटे बात होती थी। तो थानेदार को, पुलिस को चाहिए कि वो कॉल डिटेल्स हमें दे, हमें मुहैया कराएं ताकि हम भी देख पाए उसको कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि देखो,
एक कम उम्र की लड़कियों में और लड़कों में भी 14-15 साल के बच्चों में एक ऑब्सेशन जैसी चीज एक दूसरे के लिए होती है कई बार जी। ये इसको हम बहुत असहज नहीं मान सकते। हम सब लोगों के घरों में आजकल जब से मोबाइल आया है तब से हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे आधे 1 घंटे जो है अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो ये बात जरूर है कि माँ बाप को निगरानी रखनी चाहिए। ये बात जरूर है कि बच्चे भी जब एक दूसरे से बात करते हैं तो सोच समझकर बात करें, थोड़ी सी तसल्ली करके बात करें। लेकिन आप देखो कि अगर ये लड़की कह रही है कि आगे ही बात होती थी और ये लड़की ये भी कह रही है कि उसको ये पता नहीं था कि ये मोहम्मद वसीम है, ये लड़की ये कह रही है कि अगर उसको ये भी पता नहीं था कि इसके मन में मुझसे निकाह करने जैसा कुछ चल रहा है, अगर इस लड़की को ये भी पता नहीं था कि एक दिन जबरन मुझे जो है घर पर ले जाकर निकाह करवा लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसको जो है एक फ्रेंडली बातचीत में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जांच में जब तक कोई चीज नहीं आ जाती है, तो मैं ये चाहूंगा कि इस लड़की के कैरेक्टर को लेकर सवाल न थानेदार उठाएं न कोई दर्शक उठाएं। ये उत्तर प्रदेश की एक बेटी है, ये नाबालिग है, ये 14-15 साल मात्र इसकी उम्र है। 14-15 साल की बच्ची में इतना विवेक नहीं होता है। इतनी अगर मैच्योर होती तो भारत का कानून तो फिर इजाजत दे देता ना कि 14 साल की उम्र में ये आप प्रेम करके शादी कर लो। आखिर भारत का कानून क्यों कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती है? तो मुझे लगता है इस लड़की पर इस वक्त प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि थानेदार के दावे की जांच करनी चाहिए और इस वक्त ये लड़की जो कह रही है प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि उस पर भरोसा करना चाहिए। अभी हमारे साथ सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। अभी हमारे साथ सुन्नी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष काजी मोहम्मद सलीस साहब जुड़ गए हैं। काजी मोहम्मद सलीस साहब, स्वागत है आपका के न्यूज में। एक लड़की है हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई है, उम्र है 14 साल। ये सरकारी दस्तावेज भी बता रहे हैं, इनके परिजन भी बता रहे हैं। 14 साल उम्र है। इनका आरोप है कि इन्हें वसीम नाम के एक लड़के ने बहलाया फुसलाया, उसके बाद अपने घर ले गया। उसकी बहन के बुलावे पर ये उसके घर गई, बहन आई थी बुलाने, बहन के बुलावे पर घर गई और वहां घर में कैद करके जबरन धर्म परिवर्तन करा के इनका निकाह करवाया गया। क्या इस्लाम को इस तरह का निकाह मंजूर होगा? क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? पता ही नहीं है। इस्लाम जबरदस्ती कबूल कराया हुआ मजहब को इस्लाम धर्म कभी स्वीकृति नहीं देता है कि किसी का बिलजब्र मजहब तब्दील कराया जाए। इस्लाम ने हमेशा सिद्धांतों के आधार पर, उसूलों के आधार पर लोगों के मजहब परिवर्तन करने की इजाजत दी है। अपनी इच्छा भावनाओं की पूर्ति के लिए किसी का धर्म परिवर्तन कराना, किसी का शोषण करना, इस्लाम इसकी कतई अनुमति नहीं देता है। सर, काजी साहब ने इनका बाज़ाब्ता निकाह पढ़वा दिया। काजी साहब से जब ये कहा गया कि इनके घर के लोग मौजूद नहीं है, तो काजी साहब ने कहा इतने सारे लोग हैं, कोई इनके परिवार का बन जाए। क्या ये चलता है? क्या ये गलत तरीका है? अगर किसी काजी ने निकाह पढ़ाकर इस तरह की भाषा की है कि बिलजब्र निकाह पढ़ाया तो गलत किया है। जबरन निकाह किसी का नहीं पढ़ाया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता जबरन धर्म परिवर्तन के लिए। लेकिन ये मेरी बच्ची जो बेटी वहाँ बैठी हुई है, इस बेटी को सच्चाई का ज्ञान लोगों को देना चाहिए, क्योंकि कुछ सांप्रदायिक तत्व जो हैं छोटे छोटे मुद्दों को उठा करके एक धर्म विशेष के विरुद्ध माहौल साजी का जो काम कर रहे हैं, बेटा इससे जो है पूरे देश को, पूरे समाज को नुकसान पहुंचेगा। अगर कोई ऐसा षड्यंत्र इसके पीछे है, इस्लाम कोई लव जिहाद वगैरह के जो नाम दे रहे हैं जो लोग, इस्लाम लफ्ज जिहाद के लिए नहीं है। जिहाद दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए है, जिहाद लव करने के लिए नहीं है। जो इस किस्म की परिभाषाएं बोल रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लिहाजा इस्लाम इसकी कोई अनुमति नहीं देता। अगर तू अपनी इच्छा से बेटी गई है तो तू उसको स्वीकार कर। हमारे यहाँ जबरन कोई निकाह नहीं है। जिस काजी ने अगर जबरदस्ती के माहौल में निकाह पढ़ाया वो काजी दोषी है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसकी सही जांच के बाद, उचित जांच के बाद अगर ऐसा नहीं है तो इस किस्म की घटनाओं को किसी धर्म से जोड़ करके उसका जो है शोषण करने का काम न करें। हाँ, मतलब उसके जरिए कोई तनाव फैलाने की कोशिश न करें। जी अभिनंदन कुमार जी, आप कुछ कह रहे हैं? मोहम्मद सलीस साहब जो है बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बातों का पुरजोर जो है समर्थन भी करता हूं और इसी तरह की भावनाएं हमने पहले भी जाहिर की हैं कि इसको दो धर्म का, दो मजहब का मामला न बनाया जाए। लेकिन सलीस साहब आप ये बताइए कि क्या कोई काजी 14 साल की, 15 साल की नाबालिग बच्ची का निकाह करा सकता है?
अगर कोई काजी 14-15 साल की बच्ची का निकाह कराता है तो क्या ये गलत नहीं है? सुन ले, भारतीय संविधान में मुस्लिम पर्सनल को एक दर्जा दिया गया। जी। उस दर्जे में जो संवैधानिक तौर पर निकाह तलाक का मामला, तकसीम विरासत का मामला और पूजा का मामला यानी इबादत का मामला, ये हमारे शरीयत के दायरे के अंदर है। भारतीय संविधान ने यकीनन एक चीज ये बनाई है कि 18 वर्ष से कम की बच्ची की शादी नहीं हो, लेकिन शरीयत ने, इस्लामी शरीयत जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें उम्र की कैद नहीं है कि 14 साल की बच्ची अगर बालिग है, वो शादी के योग्य है, या वो मान लो परिवार वालों के जैसे बच्ची है, परिवार वालों की दाब में नहीं है और जाकर किसी के घर जाकर के अपना धर्म परिवर्तन का जो बात कह रही है, अगर इसके साथ जब्र किया गया तो गलत है, अगर ये स्वयं गई तो भी गलत है। समझ रहे? और अपनी इच्छा से शादी कर रहा है तो किसी का परिवार 16 वर्षीय बच्ची की, तो उसमें शरीयत के नुक्ते नजर से कोई गुनाह नहीं। लेकिन क्योंकि भारत के संविधान ने मानवीय आधार पर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक उम्र रखी है, उस उम्र का हमें लिहाज रखना चाहिए। निश्चित रूप से सलील साहब आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि उस उम्र का लिहाज रखना चाहिए। भारतीय संविधान में जो चीजें कही गई हैं वो मेडिकल साइंस के आधार पर कही गई है, तो उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि क्या किसी लड़की के परिवार के एक भी सदस्य के मौजूद न होने पर क्या किसी काजी को निकाह कराना चाहिए? या तो लड़की बालिग होती, भाई कोर्ट जाके शादी करती, और अगर कम उम्र की लड़की के साथ संविधान के विरुद्ध हम जा रहे हैं तो फिर हमें उसके परिवार वालों के सम्मिलित करने के बाद शादी करना चाहिए। ये कतई गलत हो, ये षड्यंत्र समाज तो काजी ने गलत किया ना सलील साहब, तो काजी ने गलत किया ना। अगर काजी साहब उसमें शामिल है इस षड्यंत्र में, तो काजी भी उतना ही दोषी है जितना वो उसमें जबरदस्ती किसी लड़की को भगा के लाने वाला। बिल्कुल सलील साहब, आपने बिल्कुल जो है बड़ी साफ सुथरी बातें कही और मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं। अगर इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हुई है तो मोहम्मद वसीम के साथ साथ वो काजी भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है जिसने इस निकाह को अंजाम दिया है। मोहम्मद सलील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से सलील साहब ने स्पष्ट व्याख्या कर दी, उससे साफ है कि मोहम्मद वसीम, उसके परिजन, ये तमाम गवाह और वो काजी सबने इस्लाम के खिलाफ साजिश की है, इस्लाम धर्म के खिलाफ साजिश की है। एक दर्शक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गया है, संदीप। स्वागत है आपका, बोला जाए। नमस्ते सर, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। सर बोला जाए। सर मेरा राय ये था कि ये लव जिहाद जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा शो करता है। हर केस को इंडिविजुअल देखना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में अगर आप माने 50, 60, 100 केस हो रहे होंगे, इसको प्रोपेगेंडा टर्म ना देके ना इंडिविजुअल केस किया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से धर्मों के बीच दीवार पड़ रहा है, जो बहुत डेंजरस है हमारे देश के लिए। हाँ, तनाव बढ़ाने की कोशिश ना हो, इसके जरिए तनाव बढ़ाने की कोशिश ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। आप उसके बाद काजी साहब ने आपका निकाह करवा दिया। काजी साहब ने जब निकाह करवाया तो इनके घर के तमाम लोग मौजूद थे, ये दानिश जो गवाह हैं, ये सारे लोग वहां मौजूद थे। उसके बाद कोई फंक्शन भी हुआ, कोई समारोह भी हुआ? ये सब कुछ बंद कमरे में हुआ? हाँ, या बाहर कहीं हुआ? नहीं, ये सब कुछ उसी बंद कमरे में हुआ था। किसी ने आपकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी मर्जी है कि नहीं है। क्या काजी ने पूछा था कि कबूल है जो निकाह में कहलवाया जाता है? नहीं, काजी ने निकाह पढ़वाते समय मुझसे ये नहीं पूछा था कि आपकी मर्जी इस निकाह में है कि नहीं है। ये बात उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछी थी। ये तो अभी बड़ा, ये आपसे निकाह भी कबूल नहीं करवाया गया? अगर पीड़िता सच निकाह है ही नहीं, फिर तो निकाह है ही नहीं, तो बिल्कुल काजी ने इस्लाम के विरुद्ध जाके काम किया। भारत के कानून संविधान को तो तोड़ा, लेकिन इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध जाकर अगर लड़की से उसकी मर्जी तक नहीं पूछी, अगर लड़की सही बोल रही है, पीड़िता अगर सही बोल रही है, अगर उससे ये तक नहीं पूछा है कि तुम्हें बेटा कबूल है कि नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो काजी ने तो बहुत ही भारत का कानून भी तोड़ा और भारत के इस्लाम धर्म का भी जो है अपमान किया। हाँ, पवित्र इस्लाम धर्म का भी बड़ा अपमान हो गया ये। संदीप, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। संदीप जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुधीर जी। जी, सुधीर जी, स्वागत है आपका, बोला जाए सर। आशीष जी। आशीष जी। कानपुर में किदवई नगर की तरफ में दक्षिण में ऐसे कई पब्लिक प्लेस हैं
जहां पर इस तरह की लड़की और लड़कों को संरक्षण दिया जाता है, क्या इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है? जी अभी तो पुलिस वाले ही बताएंगे सर। सुधीर जी, अगर इस्लामिक तरीके से करवा लिया, उसमें आपकी रजामंदी तक नहीं ली गई जैसा कि आप बता रही हैं, उसके बाद जो वसीम है उस लड़के की माँ होंगी, बहन होंगी, पिता होंगे, किसी ने कोई रस्म अदा की या बस वैसे ही खत्म हो गया सब कुछ? नहीं, उसके बाद ऐसी कोई रस्म या कुछ भी नहीं हुआ था। फिर आपने अपने घर वालों को कब बताया? निकाह के बाद बताया कि मुश्किल में हो? हाँ, निकाह के बाद मुझे किसी तरह से फोन मिल पाया, जिस वजह से मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताया कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाइए आके, लेकिन उतने में ही उसके परिवार के जो लोग थे तो उन लोगों ने मेरा फोन मुझसे छीन लिया। अच्छा, विकास एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास सोनकर है कानपुर से। विकास जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। अरे सर, ये वारदात प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो मोमडन लड़के होते हैं, लड़कियों को बगलाते, पैसे के लालच दे के जाल प्रवर्तन करने की उसकाते हैं लोग। ठीक है, गरीबों को शोषण करते हैं लोग। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता ना, वो तो गैर इस्लामिक तरीका हो गया। इस्लाम इसकी इजाजत देता ही नहीं है, उस तरह का धर्म परिवर्तन इस्लाम स्वीकार भी नहीं करता। ये भी समझने की जरूरत है ना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। सुधीर स्वागत है आपका। सुधीर जी, बोला जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो नाबालिग लड़के लड़कियां हैं या बालिग लड़कियां हैं, इनके कई ऐसे अड्डे हैं बच्चों में, जहाँ पर ये जो जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर ये सब कार्यक्रम चलता है। क्या इसकी पुलिस को खबर नहीं है? क्या आप अगर देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं इस विषय को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या किस तरह का इंसाफ चाहिए? हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो ये वारदात मेरे साथ हुई है उसकी पुलिस जो है वो कड़ी से कड़ी जांच करे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आगे फिर ऐसा किसी भी लड़की के साथ ना हो पाए। आप क्या चाहते हैं सर? सर, हम इसमें ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो राजा और वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, इसकी गिरफ्तारी से मामला ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। इसमें इसके जितने भी सहयोगी हैं, जिन्होंने बराबर का साथ दिया है, वो सभी अपराध में कहीं ना कहीं भागीदार हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जांच की जाए और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो अन्य किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कोई भी साजिश को अंजाम न दे सके। आगे अभी खिलाड़ी बनने का इरादा है? खेलना कूदना है? पढ़ाई लिखाई करनी है? जी। क्या खेलना है? टेबल टेनिस या कुछ और? नहीं, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करनी है? अब आगे क्या बनना है, क्या सोच रखा है? आगे मैंने एनसीसी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं आर्मी अफसर बनना चाहती थी, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मैंने सपने देखे थे मैं उसे पूरा कर सकूं। तो आर्मी अफसर बनना चाहती हैं आप? जी। आगे हमें यकीन है और हम यही कामना करेंगे कि आपका ये सपना पूरा हो। और ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुई है, जिसे आप बता रही हैं, नाइंसाफी है नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन आप जो बता रही हैं आपके मुताबिक जो नाइंसाफी हुई है, इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगी? लड़ना है? क्या चाह रही हैं? वसीम के लिए कौन सी सजा चाह रही हैं? हम बस इतना चाह रहे हैं कि मेरे साथ जो भी वारदात हुई है उससे संबंधित जितने भी दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी में जहां तक फांसी की सजा मिल सके, तो वो लोग ऐसा किसी के साथ भी ना कर सकें। फांसी की सजा? जी। उससे नीचे नहीं? जी नहीं। कैसे लड़ेंगे आप ये मुकदमा? सर, इस मुकदमे में हमारा पक्ष यही है और हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारी बच्ची के साथ ये घिनौना कृत्य किया, पास्को कानून जो है उसके तहत लड़की के बयान को मुकम्मल बयान माना जाता है, चाहे वो नाबालिग हो। पास्को ने यही एक बड़ी छूट आपको दे दी या बड़ी राहत दे दी, जिसमें कहा जाता था कि भाई नाबालिग के बयान का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो नया कानून बना उसके तहत यह है कि अगर नाबालिग का वो बयान है तो फौरी तौर पर उसे सच माना जाएगा और उसके आधार पर ही जांच की दिशा को आगे बढ़ाया जाएगा। थानेदार कह रहा है कि आपने वहां थाने में कुछ दूसरा बयान आपकी बेटी ने दिया है, जो यहां बोल रही वो बयान दिया ही नहीं है। आप कैसे साबित कर पाएंगे? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी बेटी ने थाने में बयान दिया, जो भी घटनाक्रम वहां बताया वही यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर भी। तब तो बढ़िया है जी। अभिनंदन कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये
कहना चाहता हूं कि देखिए, एक बात तय है कि ये लड़की चूंकि नाबालिग है जी, तो भारत के कानून और संविधान के मुताबिक इसके साथ गलत हुआ है जी। इसके साथ जो है शादी करने का किसी को हक नहीं है। प्रेम करके भी इसके साथ शादी करने का किसी लड़के को हक नहीं है, चाहे वो लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर ये लड़की 18 साल से कम की है, जो की है, तो भारत का संविधान और कानून किसी को ये लाइसेंस नहीं देता है। तो जिसने भी किया है तो वो तो अपराधी है ही है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात हो ही नहीं सकती है। और ये लड़की बेकसूर है, चूंकि नाबालिग है, तो यही माना जाएगा कि ये बहकाई हुई, अगर इसकी मर्जी भी है उसमें शामिल, तो भी यही माना जाएगा कि ये लड़की बहकाई हुई है, बरगलाई हुई है, इसके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है, इसको गलत रास्ते पर ले जाया गया है। अगर इसकी मर्जी शामिल है भी तो एक चीज तो तय है कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है। मोहम्मद वसीम और उसके परिवार के लोगों ने गलत किया है, काजी ने गलत किया है। लेकिन मैं ये जरूर इस पॉइंट पे इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगा कि हम इसको नहीं कोई बयान देना चाहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है या नहीं है। इस मामले की जांच होनी चाहिए, एक प्रॉपर पुख्ता जांच होनी चाहिए। लड़की कितना सही बोल रही है, वसीम के परिवार के लोग कितने गलत हैं, इन सारी चीजों की एक पुख्ता जांच होनी चाहिए। पुलिस का रोल इस पूरे मामले में कितना गंदा रहा है। थानेदार की बात सुनने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, जो 9-10 दिन उन्होंने काम किया वो बहुत ही गंदा काम किया है। उनकी ज्यादातर बातें जो है मुझे लगता है कि उन्होंने अपने गंदे काम को छिपाने के लिए झूठ के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये लड़की खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने शुरुआत में कहा कि ये लड़की जो है सर्टिफिकेट में कुछ भी हो, लेकिन वो ये लड़की उनकी बातों से लगा जैसे बालिग हो। तो कई सारी चीजें उन्होंने कही। उनको डीआईजी साहब का निर्देश आ गया तो आधे घंटे में लड़की बरामद हो गई, वरना 9 दिन तक उनको लड़की नहीं मिली। वो कहते हैं भारत की जनता से, अपने प्रदेश की जनता से, अपने इलाके की जनता से कहते हैं कि क्या मैं हनुमान बन जाऊं आपके लिए। तो ये पुलिस की भाषा नहीं होती है, जिम्मेदार पुलिस की भाषा ये नहीं हो सकती है। तो पुलिस की भूमिका जो है संदिग्ध है, पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और आखिरी वाक्य मैं यही कहूंगा कि इस मामले की पुख्ता और मुकम्मल जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार से, कानपुर की पुलिस से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से मेरा जो है विनम्र अनुरोध है कि इस मामले की पुख्ता जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इसे हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं दिया जाना चाहिए। लव जिहाद है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी हो, जो भी कसूरवार हो, उसको बिल्कुल जो है एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये लड़की निश्चित रूप से चूंकि नाबालिग है इसलिए बेकसूर है जी। प्रथम दृष्टया यह बात तो साफ है कि एक नाबालिग लड़की को बरगलाया गया, एक नाबालिग लड़की से निकाह किया गया, उससे शादी की गई। ये प्रथम दृष्टया इस बात को साबित करता है इस पर जबरदस्ती की गई है, गैर कानूनी काम किया गया। एक नाबालिग लड़की से संबंध बनाए गए, यह भी गैर कानूनी है। तो लगातार भारत के कानून को तोड़ा गया, ये तो कम से कम साफ है। पुलिस ने फांस को लगा दिया है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। हम उम्मीद करेंगे, भरोसा करेंगे कि इस लड़की को न्याय मिलेगा। हमारी दिली ख्वाहिश है, जहां जरूरत होगी हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। हम चाहेंगे कि इस मामले में न्याय मिले, क्योंकि इस तरह किसी को इजाजत नहीं है कि वो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाता फिरे। हम इसके लिए न्याय चाहते हैं। साथ में हम ये भी चाहेंगे कि एक दिन यह लड़की राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी बने और इसी तरह हमारे स्टूडियो में हो और हम एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का इंटरव्यू आपको दिखाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एक बड़ी खिलाड़ी बनेंगी। इस स्टूडियो में बैठ के उस दिन भी हम आपका इंटरव्यू करेंगे, ये पूरा भरोसा है जी। अभिनंदन कुमार। हाँ, यहाँ पे हारना नहीं है, यहाँ से लड़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से अपने करियर को आगे बढ़ाना है। जिंदगी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक इंसान जो है माना जाता है कि 100 साल जीता है, तुम्हारे सामने अभी 86 साल की जिंदगी, 86 इयर्स की जिंदगी बची हुई है। तो यहाँ से आगे लड़ना है, यहाँ से आगे पढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर, एक अच्छे भारत के नागरिक के तौर पर अपने आप को स्थापित करना है। यहाँ से तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना है। हम सब तुम्हारे